आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फ़्लिपकार्ट पे जीएसटी कैसे फ़ाइल किया जाता है फ़्लिपकार्ट सेलर्स के लिए। ये वीडियो जितना आसान हो सके मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहले गूगल पे आएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे फ़्लिपकार्ट सेलर लॉगिन। इसके बाद यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे seller.flipkart.com पे। यहाँ पे लॉगिन दबाएंगे। तो यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे, जैसे मैं डाल रहा हूँ आप भी डालेंगे। अब ये लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है रिपोर्ट्स पे और उसके बाद आना है रिपोर्ट सेंटर पे। अब यहाँ पे आपको रिपोर्ट सेंटर में आके क्या करना है, आपको सबसे पहले रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है जीएसटी की, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। अभी जीएसटी की रिपोर्ट आप डाउनलोड करेंगे तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको बता दूँ, जब आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर, तो आपको उसके लिए जीएसटी भरना अनिवार्य है, चाहे आपकी सेल हुई हो या नहीं हुई है। अब बहुत से लोग कहते हैं मेरी एक भी सेल नहीं हुई है तो मैं क्या करूं, तो ऐसे में आपको नील जीएसटी शो करना पड़ता है। तो जीएसटी शो तो करना पड़ता है, भले आपकी सेल हुई हो या नहीं हुई हो। बस फ़र्क इतना है कि अगर बिल्कुल भी सेल नहीं हुई है तो नील जीएसटी शो करेंगे, और अगर आपका एक भी प्रोडक्ट सेल हुआ है तो उसका जीएसटी आप फाइल करेंगे। कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखिए, आपको जब भी किसी ऑनलाइन कंपनी के लिए, ई-कॉमर्स कंपनी के लिए जीएसटी पे करना होता है, तो आपको दो तरीके के जीएसटी पे करने होते हैं। एक तो जीएसटी R1 और जीएसटी 3B। जीएसटी R1 जो होता है उसमें क्या होता है, आपको एंट्रीज डालनी होती है जीएसटी की, कि भाई मेरा इतने का माल है, इस स्टेट में बिका है और उसमें इतना जीएसटी लगा है, ठीक है ना। आप एंट्रीज डाल देंगे जीएसटी R1 में। और जीएसटी R3B में क्या होगा, जो एंट्रीज आपने डाली थी ना जीएसटी R1 में, उन एंट्रीज का पेमेंट करना है आपको, बस इतना करना होता है, ठीक है। तो मुश्किल नहीं होता है कोई, बस फ़र्क इतना है कि जीएसटी R1 की लास्ट डेट होती है वो 10 तारीख होती है और जीएसटी R3B की 20 तारीख होती है। ये कभी कभी ऊपर नीचे हो सकती हैं किसी न किसी वजह से सरकार की तरफ से, लेकिन आमतौर पर जो अभी जो चल रहा है वो ये है इनका लास्ट डेट, ठीक है ना। जीएसटी R1 की 10 तारीख और जीएसटी R3B की 20 तारीख, ठीक है। ये जीएसटी भरना आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। चलो, ये तो मैंने समझा दिया अभी कैसे क्यों भरना होता है। अब आपने फ्लिपकार्ट के सेलर इसमें लॉगिन कर लिया है मेरे कहने पे, और आपने रिपोर्ट्स पे सेंटर पे आ गए। आपको यहाँ डाउनलोड क्लिक करना है रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट। आपको कौन कौन सी रिपोर्ट से डाउनलोड करनी है। सबसे पहले तो इन्वॉइस में आपको एक कमीशन इन्वॉइस डाउनलोड करना है। दूसरा है टैक्स रिपोर्ट्स में आपको जीएसटी रिटर्न रिपोर्ट और सेल्स रिपोर्ट, सेल्स टैक्स भरने के लिए, अगर आप सेल्स टैक्स वगैरह भरते हैं तो आपको डाउनलोड करनी है। 3 रिपोर्ट्स कंपलसरी हैं, वैसे तो कई सारी दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्वॉइसेस में आएंगे। इसके बाद एक कमीशन इन्वॉइसेस, इस पर रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप किस महीने का जीएसटी भर रहे हैं। अभी मैं नवंबर के मंथ में हूँ तो मैं अक्टूबर का भरूंगा, ठीक है ना। मुझे नवंबर का भरना होगा ना तो मैं दिसंबर में भरूंगा, ऐसे होता है, अगले महीने भरा जाता है। अब हमें अक्टूबर का भरना है, तो हमें अक्टूबर का भरना है, तो हमने यहाँ अक्टूबर की चुनी हुई है, 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर की डेट। यहाँ मैं दबा दूंगा सबमिट, ठीक है। मैं सबमिट दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं इन प्रोग्रेस लिखा आ रहा है। कमीशन इनवॉइस की रिपोर्ट है जो डाउनलोड हो रही है, ठीक है। जब तक मैं दूसरी रिपोर्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। कमीशन इनवॉइस की हो गई। अब टैक्स रिपोर्ट्स में डाउनलोड करना है मुझे ये वाली रिपोर्ट, फर्स्ट वाली। रिक्वेस्ट रिपोर्ट दबाया, वही तारीख वही रखेंगे और सबमिट दबा दिया। अब देख सकते हैं दूसरी रिपोर्ट भी जनरेट हाल की हाल हो गई, ठीक है ना। ये पहले वाली कमीशन इनवॉइस हो गई, आज करी है 10 तारीख को, 10 नवंबर को। इसे 10 नवंबर वाली को देखनी है आपको, ठीक है ना, बस ये वाली। और दूसरी जीएसटी आर की जो रिपोर्ट है वो भी जनरेट हो गई, ठीक है। अब तीसरी करनी है, तीसरी और आखिरी, ये टैक्स रिपोर्ट।
अब सेल्स रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट उनके लिए जो अपना सेल्स टैक्स भरते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डेट किस महीने का जीएसटी भरना है और सबमिट दबा दिया, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं तीनों रिपोर्ट जो हमें चाहिए थी ये हो गई। अब इनमें से ये सब मेन रिपोर्ट है, इसके आधार पे इसकी मदद से हम जीएसटी भर सकते हैं। बीच वाली जो है इससे हम सेल्स टैक्स भर सकते हैं और एक कमीशन इनवॉइस है, कमीशन वगैरह कितना आपने भरा है उस पर जीएसटी जो क्लेम होता है वो मैं बताऊंगा। जीएसटी खैर ऑटोमेटिक भी आईटीसी क्लेम हो जाता है, वो आपको बताऊंगा कैसे क्या। अभी हम 3 रिपोर्ट डाउनलोड कर ली हमने, मतलब जनरेट कर दिया। अब डाउनलोड करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं ये डाउनलोड करूँगा, जीएसटी रिटर्न रिपोर्ट सबसे मेन है। इसके बाद मैं कर रहा हूँ कमीशन इनवॉइस। इसके बाद मैं कर रहा हूँ सेल्स रिपोर्ट। तो ये जो सबसे मेन रिपोर्ट है, सबसे पहले मैंने जो डाउनलोड करी है जीएसटी आर रिपोर्ट, इसको मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा खोल के। अब ये जो जीएसटी R1 की है ये खुल चुकी है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, कि भाई इसमें सेक्शन 5V है, 7A है, 7B है, 13 है, सेक्शन 12 GST 1 है। तो किस किस काम आते हैं, आपके लिए कौन सा काम का है, तो ये मैं आपको भी बताता हूँ। एक सेकेंड, ये वैसे तो इसमें थोड़ी मदद के लिए आपका बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये वाला कॉलम है जो जीएसटी का सेक्शन 5V इन जीएसटी R1। इसमें क्या है, B2C इंटरस्टेट सेल्स के लिए है, ठीक है ना। इंटरस्टेट सेल्स के लिए जिन इन्वॉइसेस के वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है, इसमें सिर्फ वाले इन्वॉइसेस होंगे। अगर 2.5 लाख से ऊपर के इन्वॉइसेस नहीं है तो ये खाली होगा पूरी तरीके से, जो कि बहुत से लोग होंगे भी नहीं शायद, ठीक है ना। और ये है दूसरा है सेक्शन 7A2। इसमें क्या है, इंट्रा स्टेट मतलब लोकल सेल्स जो आपके स्टेट में हुई है B2C, इसमें वो दिखाते हैं, ठीक है ना। मतलब मेरे स्टेट में कोई सेम सेल नहीं हुई है, मान लीजिए राजस्थान से उसी में हो तो इसमें तब भरा हुआ आता है ये, तो ये भी खाली है। अब ये जो सेक्शन 7B2 है ये आपके लिए कंपलसरी होता है, इसकी मदद से आपको जीएसटी भरना होता है, सारा खेल इसी का है, ठीक है ना। बाकी और भी कुछ सेक्शंस हैं, जैसे कि ये वाला सेक्शन है, इसमें आपके इन्वॉइसेस के दी हुई हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक है, कुछ खास मायने नहीं रखता है ये, ठीक है ना। ये जो आपका दिया हुआ है ये HSN नंबर के वाइज कितनी सेल हुई है, मेरे कहने का ये मतलब है आपको 2 HSN कोड दिख रहे होंगे, 42033 करके और ये 9025 करके। इसमें ये है कि 2 HSN कोड है, टैक्स कोड है, इन HSN कोड से कितनी सेल हुई है, ठीक है ना। ये बस दिखाने के लिए एक तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से है, और ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू वगैरह दिखाइए। तो हम इस पे चलते हैं, जो मेन वाला है हमारा ये सेक्शन, आप भी अच्छे से देख लीजिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 7B2 इन जीएसटी R1, सेक्शन 7B2। इसके आधार पे हम जीएसटी भरेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे भरेंगे भाई। सबसे पहले हमने वापस अपने ब्राउज़र पे आएंगे, इसके बाद आपको ना जीएसटी की वेबसाइट पे लॉगिन करना है, जीएसटी लॉगिन, इस तरीके से पहले लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी है जीएसटी की, मैं डाल देता हूँ। एक मिनट, पासवर्ड जरा देख लूँ, मैं भूल गया हूँ, फ़ोन में सेव करके रखा है, 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ, पासवर्ड डाल देता हूँ, अपना पासवर्ड डालेंगे आप भी केयरफुली। 1 सेकंड, गलती हो गई। इसके बाद अपना कैप्चा कोड डालेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दबा देंगे लॉगिन। पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, तो अब मैं इस पासवर्ड को जरा फिर से क्रिएट कर देता हूँ। दुख की बात है, चलिए थोड़ा पॉज कर देता हूँ वीडियो को, पासवर्ड चेंज करके आपसे दोबारा मिलता हूँ।
तो मैंने अपना GST का पासवर्ड चेंज कर लिया है इनके कहने पे। अब वापस से मैं लॉगिन करता हूँ। मैंने अब लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ आप देखेंगे लॉगिन पोर्टल कर लिया है। तो इस अकाउंट के लिए क्या है, इसमें 11 तारीख दी हुई है GST R1 भरने की, कभी 10 दी होती है, और 20 तारीख दी है GST R3B की। ठीक है, रिटर्न डैशबोर्ड पे मैं यहाँ पे दबाऊंगा, रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब आप किस महीने के लिए भर रहे हैं वो चुनेंगे। ईयर तो 2022-23 है, क्वार्टर अक्टूबर का महीना है तो 3rd क्वार्टर चुनेंगे। तो यहाँ पे आप चुनेंगे किस महीने के लिए भर रहे हैं, अक्टूबर के लिए भर रहा हूँ तो अक्टूबर, और दबा देंगे सर्च। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको 2 तरीके के GST भरने हैं, एक तो ये वाला GST R1 और ये GST R3B। एक सेकेंड, गलती से क्लिक हो गया, दोबारा से करता हूँ। हाँ, एक तो आपको GST R1 भरना है, ये वाला 11 तारीख तक एट लास्ट डेट, और ये GST R3B। ठीक है ना। वैसे क्या है, मैं ये GST CA से भरवाता हूँ अपने मेन अकाउंट के लिए, और यहाँ तक कि ये मेरा जो प्रैक्टिस अकाउंट जिससे मैं ऑनलाइन की वीडियो बनाता हूँ ना आप लोगों के लिए, इसका भी मैं CA से ही मतलब भरवाता हूँ GST। लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए आज मैं खुद भर रहा हूँ प्रैक्टिस अकाउंट का। अपने प्रैक्टिस अकाउंट का मतलब डेमो अकाउंट एक तरीके से, जिनसे मैं वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब के। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको GST R1 फिल करके दिखाता हूँ। प्रिपेयर ऑनलाइन दबाएंगे, यहाँ पे आपको आना है B2C अदर्स। अब यहाँ पे दबाएंगे ऐड रिकॉर्ड्स। अब आपको क्या करना है, ये आपको कुछ GST की ग्रॉस वैल्यू दी हुई है, नेट वैल्यू दी हुई है, GST रेट दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है। अब आपको इनकी मदद से GST भरना है। अब कैसे भरना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला स्टेट क्या है, पहला स्टेट यहाँ मुझे दिख रहा है मध्य प्रदेश। क्या दिख रहा है, मध्य प्रदेश। तो मैं POS में चुनूंगा, मतलब स्टेट को बोलते हैं ये प्लेस ऑफ सप्लाई, मध्य प्रदेश। लिस्ट में से मध्य प्रदेश चुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे होते हैं स्टेट इसमें। मुझे मध्य प्रदेश चुनना है, मध्य प्रदेश। ठीक है। अब इसमें क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है मध्य प्रदेश की, तो टैक्सेबल वैल्यू में ये नहीं, ये वाली टैक्सेबल वैल्यू होती है। ठीक है ना। तो इसमें 109.32। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 109.32। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू। इसके बाद है कि GST कितना लगा, 18%। आपका जितना GST होगा आप GST रेट चुन लेंगे। ठीक है ना, ये अपने आप भर जाता है। ठीक है ना। तो आपका जब आपने अपना स्टेट डाल दिया, POS टैक्सेबल वैल्यू डाल दी और GST रेट डाल दिया, आपका कैलकुलेटेड GST यहाँ पे आ गया। तो आप दबा देंगे सेव। ठीक है, ये तो भाई हो गई आपकी एक एंट्री। मैं बैक करके दिखाता हूँ कि आपकी एक एंट्री हो गई मध्य प्रदेश की। आपको क्या करना होता है कि जितनी भी एंट्रियाँ हैं स्टेट वाइज आपको भरनी होती है इसमें। जैसे मैंने मध्य प्रदेश का टैक्सेबल अमाउंट डाला, 18% GST डाला, ठीक इसी तरह अब मैं उड़ीसा डालूंगा, 126.27 रुपीज़ का टैक्सेबल वैल्यू, 18% GST चुनूंगा। मैं एक और करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं फिर से दबाऊंगा ऐड रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसमें चुनूंगा मैं उड़ीसा, POS में उड़ीसा टैक्सेबल वैल्यू उड़ीसा की क्या है, 126.27। अभी एक और चीज़ है जो आपको बताने वाला हूँ, एक मिनट रुक जाओ। GST रेट 18% सेव कर दूंगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी आपने क्या देखा, मैंने मध्य प्रदेश की एंट्री डाली, उड़ीसा की एंट्री डाली। अब इन दोनों में 18% GST लग रहा था। कभी कभी आपके में क्या होगा, आप मान लीजिए मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जो भी है, आपके में कभी कभी क्या होगा कि 18% GST भी लग रहा है किसी स्टेट में, और उसी स्टेट में 12% GST भी लग रहा है। तब आपको अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। मैं समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है, मध्य प्रदेश है, इसमें 18% GST लग रहा है,
कभी कभी आपको ये ऐसा देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश या वही स्टेट दोबारा रिपीट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? दोबारा रिपीट हो रहा होगा, ये उसकी टैक्सेबल वैल्यू दूसरी होगी इस बार, मतलब 12, कभी होगा कि 6, कभी होगा 28 है, इस तरीके से। तो टैक्सेबल वैल्यू के लिए आपको अलग एंट्री करनी है, अलग टैक्सेबल वैल्यू की अलग एंट्री। मेरे कहने का मतलब है उड़ीसा में 18% की सेल हुई है तो मैंने एंट्री डाल दी। अब उड़ीसा में 12% जीएसटी वाले प्रोडक्ट की सेल हुई तो 12% वाले जीएसटी की मैं अलग से दिखाऊंगा एंट्री। मतलब मैं ऐड प्रोडक्ट करूंगा, फिर से स्टेट उड़ीसा चुनूंगा, टैक्सेबल वैल्यू डालूंगा और 12% चुनूंगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना है, ठीक है। मैंने आपको ये समझा दिया कि इसमें एंट्रीज कैसे होंगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारी एंट्रीज फिल कर देता हूँ और ये फिल करके मैं आपसे मिलता हूँ फिर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी एंट्रीज कर दी, जैसे जैसे यहाँ पे एंट्रीज हो रही थी। आप अच्छे से केयरफुली एंट्री करेंगे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। हालांकि आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन इसको फाइल करने के बाद फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक से बैक पे दबाऊँगा, ठीक है। अब ये देख सकते हैं एड रिकॉर्ड्स की डिटेल जो थी, इसमें B2C 7 अदर्स, जो 7 नंबर B2C अदर्स है, इस पर 8 एंट्रियाँ हो गई हैं, ठीक है ना भाई। तो इसमें आपको ये एंट्रियाँ करने के बाद आपको दबाना है जनरेट समरी। तो इस तरीके से लिखा आ जाए जब तब तक आपको जनरेट समरी दबाते रहना है या फिर रिलोड करते रहना है। लेकिन ये लिखा आ गया, मतलब आपकी जो समरी है जनरेट हो चुकी है, ठीक है। तो अब जब जनरेट कर देंगे समरी को, फिर आप एक बार रिलोड और दबा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ दबाएंगे आप, इस तरीके से बटन दिखना चाहिए होगा, प्रोसीड टू फाइल, रीलोड करने के बाद। तो मैं दबा देता हूँ, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह दी हुई है। फाइल स्टेटमेंट आपको दबाना है। इसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है, आई हेयर बाय, उस पर अपना चुनना है नाम, यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी, फाइल विद EVC दबाना है। अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, मतलब कंपनी नहीं है आपकी, अगर तो फाइल विद EVC, ठीक है। वो OTP आया होगा भाई, कोड आता है ईमेल नंबर पे, आपके ईमेल और नंबर पे मैं वो फिल कर डाल देता हूँ OTP। केयरफुली डालेंगे। हम देखिए क्या लिखा आ रहा है, आपको मैसेज भी आ जाएगा, हाल के लिए ईमेल भी आ जाएगा कि आपका GST R1 अक्टूबर महीने के लिए सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, डैशबोर्ड पे आएंगे, ठीक है। इसके बाद फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ अक्टूबर का महीना चुनेंगे और सर्च दबाएंगे। अब देख सकते हैं इसमें GST R1 है वो फिल हो गया है। अब हमें जो GST R1 फिल किया भाई, हमने इसकी पेमेंट तो कहीं करी नहीं, एंट्री तो डाली है भाई, मैंने कहीं पैसा पे थोड़ी किया है सबका। तो अब पैसा पे का क्या है, तो पैसा पे करना है तो हमें GST R3 भी फाइल करना होगा, जिसमें सिर्फ एक तरीके से कंफर्मेशन देना होता है ऊपर वाली पेमेंट का, कुछ नहीं करना होता है। इसकी 20 तारीख लास्ट डेट है। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा ITC कैसे क्लेम करते हैं। अच्छा, एक ITC क्या होता है मैं आपको बता दूँ, ये आपको बहुत से लोगों को शायद पता होगा, मैं बता देता हूँ। ITC में क्या होता है, आप फ्लिपकार्ट के शिपिंग सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि कस्टमर को शिप करते हैं पार्सल वगैरह अपना, या फिर कमीशन होता है फ्लिपकार्ट का, या कुछ भी होता है भाई, ऐड वगैरह यूज़ करते हैं तो उस पर GST लगता है कुछ को, कोई ना कोई, ठीक है ना। वो GST क्या है, वापस ले सकते हैं, क्लेमेबल होता है। तो वैसे वो कैसे क्लेम करेंगे, वो ITC के थ्रू क्लेम करेंगे। अब ये ITC होता है ऑटो ड्राफ्टेड होता है। मैं कहने का मेरा ये मतलब है, व्यू दबाइए, यहाँ पे क्लिक करिए, तो ये जो है 13 तारीख के बाद अपने आप 13 तारीख के बाद अपने आप जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। 13 तारीख के बाद आपका 13 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, तो ITC जो होगा आपका क्लेमेबल, वो आपके ओरिजिनल टैक्स वैल्यू में से अपने आप माइनस हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक और चीज़ ऑटो ड्राफ्ट ITC है, ये व्यू दबाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे B2C इनवॉइसेस,
अब यहाँ पे आपको दिख रहा है आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट, ठीक है ना, यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसमें ये दिखा रहे हैं इतना ITC क्लेमेबल है। इसमें मेरे प्रैक्टिस डेमो अकाउंट के लिए 44.64। तो 44.64 है ना, ये आपका आप चेक कर पा रहे हैं एक तरीके से कितना क्लेमेबल है, इतना ITC मुझे मिलेगा क्लेम, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब इतना इनवॉइस वैल्यू है ITC की टोटल, ये टोटल टैक्सेबल है, इसके ऊपर टैक्स इतना लग रहा है, और ये है आपका जो इतने की छूट मिलेगी आपके GST जो पे करेंगे। अभी सिर्फ देखने के लिए है, इसमें कुछ कर नहीं सकते आप। तो मेरे कहने का ये मतलब है 44 रुपये कुछ मैंने दिखाए थे ना, ये आपको जो दिखाए थे मैंने 44 रुपये, बैक कर लूँ 1 मिनट, शुरू से हो जाता है यार, गलत बात है। तो ये ऑटोमेटिकली 13 तारीख को इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप 13 तारीख के बाद GSTR 3 भी वो करेंगे, क्या कहते हैं, फाइल। उसको कैसे करेंगे मैं थोड़ा बता देता हूँ। प्रिपेयर ऑनलाइन पे दबाएंगे, आप यहाँ दबाएंगे नो, तब येस तब दबाते हैं जब नील GST फाइल कर रहे हो। नो के बाद दबाएंगे नेक्स्ट, ठीक है। ये जो नॉट जनरेटेड लिखा आ रहा है ये 13 तारीख के बाद लिखा आ जाएगा, क्लोज दबा देंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, आपकी सब टैक्सेबल वैल्यू वगैरह ये सब जो भी हैं, इंटरेस्ट रेट सप्लाई वगैरह और इंटरेस्ट फी वगैरह कुछ होगी तो आपकी यहाँ पे आएगी। और ये ITC है, ये ITC है 44 रुपये, जिसमें आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन 13 तारीख को ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 13 तारीख का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऑटोमेटिकली जनरेट चाहिए तो, ठीक है, ऐसे होगा। या फिर अगर आप ऑटोमेटिकली जनरेटेड नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भरें ITC कितना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। तो दोस्तों अब हम वीडियो में थोड़ा तारीख में आगे आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये 14 तारीख है। अब ये 14 तारीख जो नवंबर की है, इसने क्या है 13 तारीख को पार कर लिया है। तो अभी मैंने क्या है इस वीडियो को थोड़ा आगे कर दिया है। इससे पहले जो मैंने वीडियो में आपको ये दिखाया था कि मैंने जो अक्टूबर का है, 1 सेकंड, ये रहा अक्टूबर का GST R1 जो 10 तारीख तक भरना होता है वो मैंने फाइल कर दिया था, ठीक है। अब मुझे आपको 2 चीज़ें दिखानी थी, एक तो ITC जो ऑटो ड्राफ्टेड ITC होता है जो 13 तारीख के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली लग जाता है, वो दिखाना है, और आप उसको मैन्युअली कैसे डाल सकते हैं, और ये GST 3 भी कैसे फाइल करते हैं ये दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 13 तारीख के बाद ITC जो होता है एलिजिबल ITC वो ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे व्यू पे, ये ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट है ना, GSTR 2B वाला, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये ITC है इतने रुपए का, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप टेबल वाइज देखना चाहें तो इस हिसाब से भी आपको दिखाया हुआ है कि इनवॉइस इतने का था, इतने का इंटीग्रेटेड टैक्स लगा, और इसमें सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्सेस वगैरह सारी जानकारी आपको दी हुई है इस तरीके से, ठीक है ना। ये तो सिर्फ व्यू करने के लिए था, ठीक है। तो 44.64 रुपये ऑटो ड्राफ्टेड दिखा दी है ऑटोमेटिकली, इसमें ITC आ गया है। अब इसमें आप जैसे कि मैंने बताया था 13 तारीख के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आप दबाएंगे, अभी मैं आपको आगे भी बताता हूँ, प्रिपेयर ऑनलाइन GSTR 3B भी दबाएंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप दबाएंगे नो, ठीक है, और दबा देंगे नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था जनरेटेड लिखा आएगा 13 तारीख के बाद, ठीक है। और अब क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक तो आपके टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है, इसमें ITC अब भरा हुआ है, लेकिन अगर आपको मैन्युअली भरना हो तो आपको क्या करना होता है, इसी एलिजिबल ITC पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो है ना ऑल अदर ITCs, यहाँ पे आपको वैल्यू भरनी होती है, ठीक है ना। तो मैन्युअली ऐसे भरते हैं, तो उसको हम कन्फर्म दबा देते हैं, ऐसे हो गया। तो पहली बात तो वैसे ऑटोमेटिकली आ गया था, 13 तारीख का ऑटोमेटिकली आया था, ठीक है। तो हमने GST R1 में वो भी कर दिया, एंट्रीज भी भर दी, मैंने ITC का भी आपको दिखा दिया कि ऑटो जनरेट कैसे होता है ITC, और मैन्युअली आपको डालना होता है या क्लिक करके ऑल अदर ITCs में डाल सकते हैं, जो आपको कमीशन वॉइस में मिल जाएगा ITC जो होता है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है सेव GSTR 3B, ऐसे दबा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आ गया
सेव रिक्वेस्ट रिसीव, इसके बाद आप दबाएंगे या रिलोड पे, ठीक है। एक और बड़ा बताऊँ, ठीक है। इसके बाद आपको दबाना है प्रोसीड टू फाइल, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन है, या तो आप चालान क्रिएट करें या लेजर से पेमेंट करें, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेक पेमेंट फ्रॉम लेजर। अब लेजर में तो पैसे नहीं है, तो उसमें कह रहे हैं आपके लेजर में पैसे नहीं, तब चालान क्रिएट करना चाहेंगे, तो मैं दबा दूंगा यस, मैं चालान क्रिएट करना है। तो अब ये हुआ GSTR3B का चालान। अब ये जो GSTR3B जो लगा है, इसमें से ITC माइनस करके लगाया हुआ है 44.64 रुपये, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको वही ऑप्शन दिए हुए हैं, अब ई पेमेंट करें, ठीक है, अपने बैंक वगैरह से ओवर द काउंटर करें, ठीक है, या फिर आप NEFT RTGS करें। मेरे कहने का मतलब है या तो आप ऑनलाइन पेमेंट करें या ये दोनों ऑफलाइन के ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे बैंक का सर्वर थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो अगर आपको ऑफलाइन पेमेंट करनी हो तो आप NEFT RTGS चुनेंगे, इसमें आप बैंक के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे दबाएंगे, अपना बैंक चुनेंगे, जैसे मैं चुन लेता हूँ कैनरा बैंक। जाहिर सी बात है कैनरा बैंक है तभी दिक्कत आ रही है मुझे, कोई बात नहीं। इसके बाद मैं दबा दूंगा जनरेट चालान, ठीक है। तो इसके बाद मैं दबा दूंगा जनरेट चालान के बाद क्या दबाऊंगा, डाउनलोड, ठीक है। एक सेकंड, ये दबा दूंगा डाउनलोड। तो अब जो GST का एक है ना चालान, एक फॉर्म टाइप मुझे मिल गया। ये सब उनके लिए फॉर्म जो ऑफलाइन GST भरना चाहते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आपको तो ई पेमेंट करके सीधा आपकी बैंक की वेबसाइट आएगी, कुछ नहीं है उसके लिए, तो ठीक है ना। तो ऐसे ही है आपका GSTR1 और GSTR3 भी इस तरीके से आप भर लेंगे। तो ये था, वैसे मैं ये जो मेरा अकाउंट है ऑनलाइन के, जो मैं आपको वीडियो भी दिखाने के लिए बनाता हूँ, इसका भी मैं CA से करवाता हूँ। ये फिर भी मैंने सोचा आज मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।